नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 21 मई 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे एक्सप्लेन पेज। फर्स्ट आर्टिकल है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क से रिलेटेड। देखो, कल ही हमने न्यूज़ डिस्कस की थी कि जो बाइडन यूएसए के प्रेसिडेंट क्वाड समिट के लिए अभी जापान में आ रहे हैं, ठीक है। तो उसी की साइडलाइन में वो अपना एक इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है वो लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें टोक्यो भी पार्टिसिपेट करेगा। टोक्यो की तरफ से कौन है? जापान की प्राइम मिनिस्टर किशिदो फूमियो। तो इस तरीके से ये एक नया प्रोग्राम स्टार्ट किया जा रहा है यूएसए के द्वारा। इसमें ये जो फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा, इसमें इंडो पैसिफिक रीजन में जितनी भी इकोनॉमीज़ हैं उनमें से जो भी पार्टनर कंट्रीज़ है साथ में आना चाहे वो आ सकते हैं, जिनका शेयर्ड ऑब्जेक्टिव होगा कि कैसे ट्रेड को फैसिलिटेट किया जाए, कैसे इकोनॉमी को डिजिटलाइज किया जाए, किस तरीके से टेक्नोलॉजी को एनहेंस किया जाए, रेजिलियंस कैसे लाया जा सके ग्लोबल सप्लाई चेन में, डीकार्बोनाइजेशन दैट मीन्स कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस किया जाए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, कार्बन एमिशन को कम करना, क्लीन एनर्जी को प्रमोट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट करना, वर्क स्टैंडर्ड को अपग्रेड करना और शेयर्ड इंटरेस्ट के लिए साथ में काम करना। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो लाइक माइंडेड कंट्रीज़ के लिए प्लेटफॉर्म तैयार करने की बात कही है ये यूएसए ने, ठीक है। ये देखो, कोई ट्रेडिशनल एग्रीमेंट नहीं होगा, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि नई है, जैसे डीकार्बोनाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करना, मिलकर के कुछ नया डेवलप करना। अभी तक के जितने भी एग्रीमेंट्स हुए हैं ना, उन एग्रीमेंट्स में ज़्यादातर तो ये रहता है, एग्रीमेंट या फिर जो भी ग्रुप बनते हैं उनमें कोई कोलैबोरेटिव मैनर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात नहीं की जाती है, ठीक है। या फिर ग्लोबल सप्लाई चेन को रेजिलिएंट बनाने के लिए कि हाँ जी ग्लोबल सप्लाई चेन को बनाया जाए, राइट, इस तरीके से। तो बोलो थोड़ा सा नॉन ट्रेडिशनल मैनर में काम किया जाएगा। साथ में जो भी कंट्रीज़ इस फ्रेमवर्क को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस फ्रेमवर्क में जितने भी मॉड्यूल्स हैं, जितने भी कंपोनेंट्स हैं, उन सबको साइन करना होगा। पर हाँ, ये ठीक है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई कंट्री चाहे कि भाई हम सभी मॉड्यूल्स में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते तो वो नहीं करे, पर साइन उनको ज़रूर करना पड़ेगा। साथ में इस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क के लिए ये बताया जा रहा है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट ज़्यादा है, बजाय कि कुछ नया आप कर रहे हो, न्यू कोई इकोनॉमिकल आप कह सकते हो कि कोई बड़ा ग्रुप तैयार करने की बात कर रहे हो। ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के बारे में ज़्यादा बातचीत कर रहा है। देखो, वैसे देखा जाए ना, ये इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, इसमें देखो यूएस जो है अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी रेलेवेंस को बनाए रखना चाहता है। देखो, जब बराक ओबामा थे ना, तो उस टाइम पर एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, टीपीपी। उसमें यूएसए का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था, बट जैसे डोनाल्ड ट्रंप आए उन्होंने विड्रॉ कर लिया था, क्योंकि उन्होंने एक ही चीज़ समझ ली थी, अमेरिका फर्स्ट, बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव हो गए थे। तो ऐसे में ट्रांस पैसिफिक से अपने आप को बाहर निकाल लिया, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से। इस एब्सेंस का फ़ायदा उठाया चाइना ने मेंबरशिप ले ली, किसकी? टीपीपी की तो मिली नहीं थी, पर उसके बाद टीपीपी की मेंबरशिप थी चाइना के पास में, और उसी को फिर बाद में जैसे ही यूएसए ने विड्रॉ किया तो अपना इकोनॉमिकल इन्फ्लुएंस और ज़्यादा कर दिया। आज की परिस्थिति देखो, इंडो पैसिफिक रीजन में जिस तरीके से चाइना ने इतना पैसा फेंका है, इतना पैसा इन्वेस्ट किया है, जिसके चलते बहुत सारे कंट्रीज चाइना की तरफ जा चुके हैं। अब जाकर के यूएसए को लगता है कि हमारी रेलेवेंस बहुत कम हो गई है, तो इस रेलेवेंस को रिवाइवल देने की ज़रूरत है। तो आप देखो, जब ये टीपीपी से चाइना वो यूएसए निकला था ना, फिर चाइना ने अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा दिया था, तब इस ग्रुप का नाम बदल के टीपीपी का नाम क्या हो गया था? कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव पार्टनरशिप ऑन ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, ठीक है, सीपीए टीपीपी बोल दिया था इसको। फिर उसके बाद में आप देखो, ये अपने और दूसरा आरसीईपी की बात करें, जिसमें इंडिया ने भी नेगोशिएट किया था। अभी ये 14 मेंबर्स का एक ग्रुप बन चुका है, आरसीईपी जिसको हम बोलते हैं, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इंडिया ने भी नेगोशिएट किए थे, बट लास्ट में आते आते इंडिया ने विड्रॉ कर लिए थे। तो आप यूएस भी इसका अभी तक मेंबर नहीं है, ठीक है। तो ओवरऑल आप देखो कि ये दोनों जो ग्रुप हैं, कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट ऑन ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप और रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, आरसीईपी एंड सीपीए टीपीपी, ये दोनों जो ग्रुप हैं, ये दोनों जो एग्रीमेंट्स हैं ना, ये इंडो पैसिफिक रीजन से एसोसिएटेड और दोनों में चाइना की इन्फ्लुएंस है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके अब जो बाइडन ने डिसाइड किया है कि भाई ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में फिर से एंगेजमेंट लाई जाए। अब देखो, ये जो रूल्स हैं ना इसके, ये थोड़े से हो सकता है कि टाइट हो। जैसे कि एक तो ये बोला जा रहा है
कि मार्केट एक्सेस के लिए तो बातचीत की नहीं जाएगी, बट ट्रेड के लिए बाइंडिंग एग्रीमेंट्स इंपोज करने की बातचीत की जा रही है इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट में। मतलब ट्रेड करो, जो भी कंट्री मेंबर बनना चाह रहे हैं वो ट्रेड करो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि यूएसए अपने मार्केट को खोल देगा बिल्कुल। तो इस चीज़ से क्या हो जाता है कि कुछ कंट्रीज हो सकता है ब्रेक लगाएं, पर फिर भी जापान ने वेलकम किया है, थाईलैंड तैयार है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, फिलीपींस, सिंगापुर, इन्होंने भी अपनी तरफ से सोच समझ करके इंटरेस्ट शो किया है कि चलो ठीक है हम भी आगे आते हैं। बट इंडिया ने अभी तक कोई सिग्नल नहीं दिया है। वैसे क्वाड समिट मीटिंग अटेंड करने के लिए जाएंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर, पर वही चीज़ है, क्वाड की मीटिंग में तो पार्टिसिपेट करेंगी, बट क्वाड मीटिंग के साइड लाइन पे ही जो बाइडेन से भी मीटिंग होगी, तो हो सकता है हमें भी ऑफर किया जाए। पर वही चीज़ है कि हम अभी इसके ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि भाई इस फ्रेमवर्क में क्या क्या पॉलिसीज़ हैं। ठीक है, वैसे देखा जाए ना तो इस इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के लिए ऑलरेडी रिसर्च चल रही है, हमारे यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ठीक है, हमारे यहाँ पर रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम के इंडिविजुअल है जिनका नाम है प्रबीर दे। उन्होंने पहले ही कह दिया कि इंडिया जो है वो यूएसए के इन स्टैंडर्ड्स को हो सकता है कि अनकंफर्टेबली फील करे इन स्टैंडर्ड्स को लेकर के। तो ज्वाइन करने से पहले हम कुछ बहुत लंबा टाइम लेंगे, सोचेंगे समझेंगे, फिर बाद में देखेंगे कि हमारे इंटरेस्ट को फुलफिल करेगा कि नहीं ये फ्रेमवर्क। तो अब आपके लिए क्या करना है, आपको RCEP और ये जो कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्रेसिव इकोनॉमिक ट्रांस पैसिफिक वाला जो है ना, इन दोनों ग्रुप्स के बारे में एक बार ढंग से पढ़ लेना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है, देखो यूएसए में बेबी फूड क्राइसिस चलने के चलते हैं यूएसए ने पुराना कोई एक्ट है वो इम्पोज किया है। बेसिकली वहाँ पर फूड शॉर्टेज का इशू चल रहा है, तो उसके चलते हैं अभी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कोरियन वॉर इरा का एक लॉ इम्पोज किया है। और इस ऑपरेशन को क्या बोला जा रहा है, इस कॉन्सेप्ट को क्या बोला जा रहा है, जिसके बेसिस पे बच्चों के लिए खाने की व्यवस्था की जाने की जल्दी से जल्दी एफर्ट्स किए जा रहे हैं, इसको बोला जा रहा है ऑपरेशन फ्लाई फॉर्मूला। इसमें क्या होगा, एयरफोर्स के भी जो प्लेन्स है ना, वो भी कैसे भी करके कंसाइनमेंट को जल्दी से रिसीव करवाने की कोशिश करेंगे कि भाई खाना मिल जाए बच्चों को जल्दी से जल्दी। ठीक है ना, क्योंकि अभी आपको पता है ना ग्लोबल सप्लाई चेन में डिस्रप्शन है, महंगाई कितनी ज़्यादा हो गई है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है वो भी गिर चुका है, तो उस परिस्थिति में ये काम है। तो ये ऑपरेशन फ्लाई फार्मूला एक बार थोड़ा सा अगर आ जाए तो इसको समझ लेना। ठीक है कि ऑपरेशन फ्लाई फार्मूला इंडिया से रिलेटेड नहीं है, ये यूएसए ने अभी इम्प्लीमेंट किया है। और पहले ये किसने किया था, कोरियन वॉर इरा के टाइम पे वहाँ पर यूज़ किया गया था। क्योंकि सीधी सी बात है कि डोमेस्टिकली जो प्रोडक्शन होता है, ठीक है, अब कंजम्पशन के लिए तो हमें क्या चाहिए होता है, सीधी सी बात है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, उनके प्रोडक्शन को राइज़ किया जाए। कॉमर्शियल प्लेन्स हैं वो अनाउंस करने की भाई कैसे भी करके इंपोर्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल हो सके। ठीक है, तो इसमें मिलिट्री के जो प्लेन्स हैं वो भी यूज़ कर लिए जाते हैं। तो काम क्या है, नाम क्या है, ऑपरेशन फ्लाई फार्मूला। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो ज्ञानवपी मस्जिद और ये वाला जो मुद्दा चल रहा है वाराणसी में वो तो है ही, बट अब कृष्ण जन्मभूमि वाला मुद्दा भी हाईलाइट हो रहा है अच्छे से, तो उसी से संबंधित ये आर्टिकल है। देखो इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है, मेन चीज़ें हमें समझनी है कि मथुरा डिस्ट्रिक्ट जज ने अभी अलाउ किया है कि एक बार फिर से रीओपन कर दिया जाए 17वीं सेंचुरी की बनी हुई मॉस्क है इधर, इस मॉस्क के बारे में थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करवाने के लिए अलाउ किया जाए। बेसिकली ये जो इधर तो मंदिर है और इधर ये मॉस्क है, एक ही दीवार है दोनों की। ठीक है, तो ये शाही ईदगाह मॉस्क है इसका नाम, मथुरा। ठीक है, तो ये बनवाई गई थी एम्परर औरंगजेब के ऑर्डर्स पे, और कहाँ पर, कृष्ण जन्मस्थली पे। बताया जाता है कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और यहाँ पर मंदिर बनवाया था, उस मंदिर को डिमोलिश करवा करके औरंगजेब ने ये मस्जिद बनवाई थी। तो इस तरीके से क्या है कि यहाँ पर भी अब इन्वेस्टिगेशन जो है ऑलरेडी मतलब ओपन हो रही है, इस पर भी कार्रवाई जो है वो शुरू हो रही है। तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मथुरा के जिनका नाम है राजीव भारती, उन्होंने अलाउ किया है कि भाई श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट जो है या जो दूसरी पार्टीज़ हैं जो ये चाहती हैं कि भाई मॉस्क वाले एरिया, मॉस्क जहाँ पर बनी हुई है वो एक तरीके से लॉर्ड कृष्णा विराजमान वाला कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि वहाँ पर लॉर्ड कृष्णा की ज़मीन है वो बेसिकली। ठीक है, तो ये लगभग 13.37 एकड़ ज़मीन है ये, तो बोले इसका ऑनरशिप जो है वो मंदिर के नाम पर ही आनी चाहिए। कुल मिला के बात ही आ रही है, ये ट्रस्ट की डिमांड आ रही है। तो उसके लिए देखो लोअर कोर्ट ने अपनी तरफ से पहले तो बहुत बार मना किया कि बोले इस चीज़ को ओपन नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। बट जैसे ही अभी ज्ञानवपी वाला ओपन हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा पहुंच गया,
ठीक है, विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद वाला। तो बोला कि अब इस पर भी थोड़ा सा कार्रवाई कर लेनी चाहिए, तो इस केस में अभी इसको भी ओपन करवा दिया गया है। तो अब देखो, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स जब ओपन किए जाते हैं तो पता पड़ता है कि 1968 में कॉम्प्रोमाइज़ एग्रीमेंट हुआ था। किस किस के बीच में? एक तरफ तो जो ये जो ज़मीन है कितनी 13.37 एकड़ की, बोले ये ज़मीन को क्लेम करने के लिए एक तरफ तो कौन है? श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संगठन, और दूसरी तरफ है ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह। दोनों पार्टीज थी। बोलो दोनों के बीच में बातचीत सेटल हो गई, और ये सेटलमेंट क्या था वो इधर इस पूरे डिटेल यहाँ पे दी हुई है, जिसमें मेन ये चीज़ बताई गई है कि बाउंड्रीज़ हैं वो दोनों के बीच में ड्रॉ कर दी जाएगी, ना तो कोई विंडो खुलेगी ना कुछ और, केवल बाउंड्री जो वो है वॉल बना दी। इधर मस्जिद हो गया, इधर मंदिर हो गया। बोलो दोनों के बीच में कुछ हवा भी पास नहीं होगी, इस तरीके का सेपरेशन वॉल से कर दिया गया। बट पिटिशनर्स का ये कहना है, पिटिशनर अभी कौन है? जो यहाँ पर हमने देखा था, जो ये है इधर श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संगठन, इन्होंने क्या कहा है कि भाई ये फ्रॉडुलेंटली, मतलब बहुत गलत तरीके से एग्रीमेंट किया गया था और लॉ के अगेंस्ट में भी जाती हुई दिखाई थी ये एग्रीमेंट, तो इसको एक बार रिव्यू करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ऐसे में ये जो डिस्प्यूट है, ये बहुत सारी लगभग 3-4 पिटिशंस लगी हुई हैं इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट को रिव्यू करने के लिए, कॉम्प्रोमाइज़ एग्रीमेंट को, जो 1968 में हुआ था। एक तरफ मस्जिद के लिए, दूसरी तरफ पार्टी थी कृष्ण भगवान का जो मंदिर है वो। तो अब इसको कैसे आगे सॉर्ट आउट किया जाता है वो देखा जाएगा। बाकी ये जो ज़मीन है 13.77 एकड़ की, इसके लिए बहुत ज़्यादा इश्यूज हाईलाइट हो रहे हैं। ठीक है, वैसे अगर देखा जाए तो हाई कोर्ट में भी मुद्दा पहुंचा। ठीक है, हाई कोर्ट ने 12 मई मुद्दा पहुंचा, तो 12 मई को सिविल जज, ठीक है, सीनियर डिवीज़न मथुरा को ये कहा कि आपके पास में 4 महीने हैं, उनमें ये डिसाइड कर लो कि ये कृष्ण जन्मभूमि का इशू जो है, ये इसकी मतलब बाल की खाल निकालो, पूरी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली आप करवा लो। ये हाई कोर्ट ने भी अपनी तरफ से 12 मई को बोल दिया है। इसके आगे अगर इस मंदिर और मस्जिद की हम थोड़ी डिटेल जानें, तो मंदिर तो देखो पहले का बना हुआ था, बट 1670 में जो टेम्पल था उसको हटा करके, और उसके बाद मतलब उसको हटाने से पहले ये था कि औरंगजेब के हिसाब से, मतलब जो डॉक्यूमेंट्री मिली उसके हिसाब से अगर देखें तो ये एरिया नाजुल लैंड के कंसिडरेशन में था। नाजुल लैंड का मतलब नॉन एग्रीकल्चरल लैंड, जिसकी ऑनरशिप मराठास के पास में थी। ठीक है, फिर ब्रिटिशर्स के पास में चली गई थी। तो वो जो टेम्पल जो बनवाया था, टेम्पल जो था उसकी जगह पे औरंगजेब ने मस्जिद बनवाई थी, और फिर ये ज़मीन का जो पावर जो थी, ठीक है, किसकी ऑनरशिप, वो मराठास के हाथ चली गई, फिर ब्रिटिशर्स के हाथ में चली गई थी। ठीक है, और मॉस्क जब बनी उसके पहले यहाँ पर किसका अधिकार था? राजा वीर सिंह बुंदेला। ठीक है, ये बेसिकली मथुरा वाला जो एरिया, बुंदेलखंड वाला एरिया के आसपास में आ गया ये सारा। ठीक है, तो ऐसे में 1618 के आसपास में ये टेम्पल जो था ये वहाँ पर बनवाया गया था, और टेम्पल के फिर बाद में यहाँ पर ये 1670 में ये मस्जिद बनवा दी गई थी। फिर टाइम बीतता है, फिर ऑनरशिप और चेंज होती है। 1815 में राजा पटनीमल ने ऑफ बनारस ने 13.77 एकड़ की ये जो ज़मीन है ये ईस्ट इंडिया कंपनी से ख़रीद ली थी। और फिर इस राजा के जो भी सक्सेसर्स थे उनमें से देख लो, एक तो थे राय किशनदास, एक राय आनंददास। उन्होंने ये ज़मीन जो है वो जुगल किशोर बिरला को बेच दी थी 13,400 रुपये में। और फिर ये ज़मीन जो है वो हैंडओवर कर दी गई थी पंडित मदन मोहन मालविया, गोस्वामी गणेश दत्त और बिकेन लालजी आत्रेयी के हाथ में। ठीक है, फिर आप देखो यहाँ पर ओवरऑल जो पावर अटर्नी, मतलब पूरी जो ऑनरशिप है वो बेसिकली हाथ में आ गई श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट, जिसका फिर नाम होकर के आगे संगठन भी कर दिया जाता है। इस तरीके का ये थोड़ा सा क्रोनोलॉजी यहाँ पर देखने वाली है। ओवरऑल डिस्प्यूट है वो मस्जिद और मंदिर का है। अब देखने वाली बात है क्या आउटकम निकल के आता है। ठीक है ना, बाकी तो पुरानी बातें ही बताई जा रही है सारी की सारी। ठीक है ना, अभी ये केस किसने किया है? केस करने वाली जो लेडी है उनका नाम है रंजना अग्निहोत्री। ठीक है, इन्होंने एक बुक भी लिखी है, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या उपनिषद कॉन्स्पिरेसी ब्रूटल किलिंग मिसचीफ एंड इंटरपोलेशन। 2017 में ये बुक लिखी थी। तो बोलो उसी के हिसाब से अब आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये अलग चीज़ है। खैर मुद्दा जो था मेन हमने देख लिया है। बाकी डिस्प्यूट है वो देखते हैं फाइनल क्या आउटकम आता है वो तब देखेंगे। नेक्स्ट है देखो जीएसटी एंड फेडरलिज्म। क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? ये एग्जैक्टली वही चीज़ रिपीट हो रही है जो कल हमने डिस्कस कर ली। तो प्लीज़ कल का वीडियो देख लो, कुछ भी नया नहीं है इसमें। बाकी मैंने इसमें हाईलाइट कर दिया है
ये कंटेंट जो है वो आप पढ़ोगे तो कुछ भी नया नहीं है, एग्जैक्टली वो की वो चीज़ है, कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है भाई कि टेक्सटाइल और गारमेंट इंडस्ट्री जो है उसमें किस तरीके से कॉटन क्राइसिस आ रहा है, कॉटन एक्सपोर्ट को क्यों बैन करना पड़ा। देखो अभी की बात है वेंसडे की, जब हमारी यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने कॉटन की प्राइसेस बढ़ने के चक्कर में, बढ़ते हुए देखते हुए हमारे से यहाँ से जो कॉटन एक्सपोर्ट होता है उस पर बैन ही लगा दिया। ठीक है, इसके कारण क्या है, एक तो देखो हीट वेव बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हुई है तो इसकी वजह से प्रोडक्शन कम हुआ है, और प्रोडक्शन कम हुआ है कॉटन का तो डेफिनेटली सप्लाई शॉर्ट हो गई, सप्लाई शॉर्ट हो गई तो महंगाई बढ़ गई। देखा जाए तो पिछले साल के कंपैरिजन में अब की बार कॉटन के भाव जस्ट डबल चल रहे हैं। यहाँ पर अगर राजकोट मंडी के हिसाब से देखें ना, कपास का मतलब हो गया जैसे जस्ट निकाला ही है प्लांट से, अभी कॉटन आपने रिमूव किया ही है, ठीक है, एकदम रॉ फॉर्म में है, तो राजकोट मंडी के हिसाब से पर क्विंटल भाव कॉटन के चल रहे हैं 12,250 रुपये, जो कि पिछले साल केवल 6300 रुपये था। आप देख लो क्या भाव हो गए, जस्ट डबल। गवर्नमेंट ने भी एमएसपी डिक्लेयर कर रखी है केवल 6,025 रुपये, उसके कंपैरिजन में आप देख लो भाव कहाँ जा रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है, 3 कारण। पहला कारण लो प्रोडक्शन। इंडिया में टोटल जो फाइबर आउटपुट है वो 353 लाख बेल्स, मतलब गांठें बनती हैं, देखो बेल्स का मतलब गांठें हैं, ठीक है, वो जो 170 किलोग्राम की एक होती है तो 353 लाख गांठें जो थी वो प्रोड्यूस होती है नॉर्मल कंडीशन में। बट अब की बार अगर देखा जाए ना तो मुंबई बेस्ड एक ट्रेड एसोसिएशन है जिसका नाम है कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उसके हिसाब से अब की बार प्रोडक्शन हुआ 3 लाख बेल्स, जो कि बहुत कम रही है। दूसरा कारण रहा है इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। जैसे कॉटन लुक ए इंडेक्स जो कि कॉटन से रिलेटेड प्राइसिंग कैलकुलेट करता है, उसकी अगर रेटिंग देखी जाए तो पिछले साल केवल 92% पे वो ट्रेड कर रहा था, अब की बार 167% पे चल रहा है। तो बोले इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस बहुत ज़्यादा हो गई। थर्ड रीज़न है कंजम्पशन। देखो पहले पैंडेमिक था, इसकी वजह से ज़्यादा कंजम्पशन था नहीं, अब अभी डोमेस्टिक कंजम्पशन भी बढ़ गया ना, वही सीधी सी बात है, डिमांड बढ़ गई तो फिर अपने आप ही महंगाई बढ़ने का स्कोप हो जाता है। एक तो सप्लाई कम हो रही है और दूसरा प्रोडक्शन कम हुआ है, दूसरा डिमांड बढ़ गई तो महंगाई तो डबल तरीके से बढ़ेगी। तो ये कारण बताया जा रहा है। इसके अलावा देखा जाए तो अभी प्रोडक्शन कितना क्या रिड्यूस हुआ है, देखो सीधी सी बात यह है कि हमारे यहाँ पर 134.77 लाख हेक्टेयर ज़मीन के ऊपर कॉटन एग्रीकल्चर होती थी 2019-20 में, उसको घटा करके 132 तक ला दिया गया है। और 2021-22 में तो कॉटन की एग्रीकल्चर कितने एरिया पे हुई है, केवल 123.5 लाख हेक्टेयर पे। तो आप देख लो यहाँ से लगभग 9 लाख हेक्टेयर ज़मीन कम आई है कॉटन के अंडर में। इसके पीछे का एक कारण ये भी है कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन की जो वेराइटी है दैट इज़ बीटी कॉटन, ठीक है। अब बीटी कॉटन एक वक्त जब लॉन्च किया गया था ना 2013-14 में, तो आप देखो 2002 से लेकर के 2013-14 के बीच में, मतलब 2002-03 में शुरू कर दिया था बीटी कॉटन को, 2002-03 के लगभग। तो मतलब 2002-03 के लगभग हमारे यहाँ पर कॉटन की प्रोडक्शन हुआ करती थी 136 लाख गांठें, जो कि 2013-14 में कितनी अचीव हो गई थी 398 लाख गांठें। तो आप देखो कितना ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ गया था बीटी कॉटन का यूज़ करने के बाद में। पर बीटी कॉटन जिस चीज़ के लिए तैयार किया गया था वो था पिंक बॉल वॉर्म के इन्फेक्शन से बचाना, पर अब ये बीटी कॉटन पर भी पिंक बॉल वॉर्म फिर से अटैक करने लग चुका है और इसकी वजह से प्रोडक्शन जो है कॉटन का वो हो गया रिड्यूस। पहला हो गया पेस्ट अटैक, दूसरा वाइट फ्लाई इंसेक्ट पेस्ट अटैक भी है जिसकी वजह से उसकी वजह से भी कॉटन की प्रोडक्शन जो है वो रिड्यूस हो गई। तो फार्मर्स जो है ना रिस्क नहीं ले रहे हैं कॉटन को प्रोड्यूस करने में, ठीक है ना। तो ऐसे में क्या हो जाता है कि एक एडवांसमेंट की रिक्वायरमेंट हो गई भाई, सीधी सी बात है, और ज़्यादा बीटी कॉटन को और ज़्यादा एनहेंस किया जाए, बट गवर्नमेंट है वो अलाउ नहीं कर रही है जल्दी से कि नई कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप तैयार कर दी जाए कॉटन में, ठीक है। तो ऐसे में प्रोडक्शन जो थी बीटी कॉटन की वो हो गई रिड्यूस, एक तो बीमारी की वजह से, पिंक बॉल वॉर्म की वजह से, एक वाइट फ्लाई पेस्ट जो है उसके इन्फेक्शन की वजह से, और दूसरा गवर्नमेंट जो है एडवांसमेंट भी नहीं करने दे रही, कोई रिसर्च को अलाउ नहीं कर रही है या फिर उसको ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं होने दे रही है। तो इसकी वजह से प्रोडक्शन क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। अब देखने वाली बात यह है, देखो कॉटन एक बार लग जाता है ना तो उसमें 2 से 3 बार तक उसमें से कॉटन निकाला जा सकता है। जैसे प्लांट होता है ना उसमें बॉल्स लगती हैं, गांठें लगती हैं ना, वो गांठें क्या खुल जाती हैं, वो फ्लावर एक तरीके का फ्लावर होता है वो खुल जाता है, खुलने के बाद में फिर उसमें से कॉटन बाहर निकलती है, फिर उसको पिक कर लो, पिक करने के बाद में फिर जो दूसरी गांठें बन रही हैं वो लगभग
यूँ मान लो 20 से 30 दिन में दूसरी तैयार हो जाती है। तो ऐसे में एक प्लांट से आप 2 से 3 बार कॉटन हार्वेस्ट आराम से कर सकते हो, ठीक है। इसीलिए तो प्लांटेशन क्रॉप में कैटेगरी में आ गया ये, कि एक ही प्लांट से आप 2-3 हार्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है ना। तो ऐसे में क्या होता है कि अब देखने वाली बात है कि नेक्स्ट सीजन आती है तब तक क्या सिनेरियो क्रिएट होता है। फिर बैन का क्या है भाई, सीधी सी बात है, हमारे यहाँ पर भी देखो कॉटन का कंजम्पशन कम नहीं है, ठीक है ना। तो कॉटन के कंजम्पशन को हम कैसे मैनेज करें, एक्सपोर्ट जो है उसको तो देखो रोक दिया है, इंपोर्ट पर जो भी टैक्सेस लगते हैं उनको कर दिया रिड्यूस, कि भाई कैसे भी करके इंपोर्ट हमारे यहाँ पर एक बार सस्ता हो, मिल तो जाए कम से कम, जिससे कि कॉटन के कपड़े तो प्रोड्यूस हो, क्योंकि डिमांड भी तो बढ़ रही है ना। कोविड जैसे हट रहा है या फिर कोविड के मतलब थोड़े से बैकफुट पे जाने के बाद में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ फिर से जा रही हैं, तो उस केस में थोड़ा सा ये गवर्नमेंट के कदम है। आगे चलते हैं। फ्रंट पेज पे एक न्यूज़ है जिसमें ये कि देखो 2019 में एक रेप केस आया था, जिसमें अगले 1-2 दिन में ही आपको पता होगा, याद हो तो, कि जो भी अक्यूज़ थे उनको एनकाउंटर में मार दिया गया था, ठीक है ना। तो उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन की डिमांड की गई थी कि भाई पुलिस ने जो एनकाउंटर किया है वो सही था या गलत। तो इन्वेस्टिगेशन के लिए एक कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया था सुप्रीम कोर्ट ने, जिसका नाम है वी.एस. सिरपुरकर कमीशन, ठीक है। जस्टिस वी.एस. सिरपुरकर के अंडर में ये कमीशन सेटअप किया था, और इस कमीशन ने ये पाया कि ये जो गैंगरेप के बाद में जो हैदराबाद के आउटस्कर्ट वाले एरिया में, मतलब बाहरी एरिया में हैदराबाद के पास में जो एनकाउंटर हुआ था, वो डेलिबरेटेड था, जानबूझ करके मारने के इंटेंशन के साथ में ही वो गोलियां चलाई गई थी। अब इसके चलते क्या कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि जो भी कॉप्स, जो भी पुलिस वाले उस पर्टिकुलर एनकाउंटर में इन्वॉल्व थे, उनमें उन सब में 10 जने जो थे, बोलो उनके खिलाफ में कार्रवाई होगी। ये बात बोल दी, उनको पकड़ो, उनको जेल में धरो। तो बेसिकली पॉइंट क्या गया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोल दिया, बोला ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो होना चाहिए, चाहे ऑफेंस कितना ही ग्रेव क्यों ना हो। आप कानून को हाथ में नहीं ले सकते, कानून की परिस्थिति के हिसाब से, कानून के हिसाब से आपको काम करना होगा। देखो, एक तो होता है प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, एक होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ तो क्या होता है कि भाई कानून जो बनाया गया है उसमें अगर प्रोसेस फॉलो कर लिया है तो कोई ऑब्जेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर सिर्फ कानून को देखा जाएगा कि कानून कह रहा है तो करना है, नहीं कह रहा है तो नहीं करना, जो भी सज़ा है, जो भी परिस्थिति है वो, ठीक है। उसमें केवल प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ में तो क्या होता है, केवल जो एग्जीक्यूटिव हो जाता है ना, उनके एक्शंस को ही आप काउंटर कर सकते हो कि भाई एग्जीक्यूटिव आर्बिट्रेरी मैनर में काम नहीं कर सकते। जबकि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या कहता है, ये अमेरिकन कॉन्सेप्ट है, और प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ क्या कहता है, ये जापानीज कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये कहता है कि कानून बन गया है, बनने के बाद में भी इम्प्लीमेंट कैसे किया जा रहा है वो देखने वाली बात है। उस कानून को इम्प्लीमेंट करने में कहीं कोई लापरवाही तो नहीं बरती जा रही है, कहीं पे कोई आर्बिट्रेरीनेस तो नहीं है, कोई अपनी मनमानी तो नहीं कर रहा है। तो बोला वो मनमानी नहीं चलेगी, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करने की ज़रूरत है। इधर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने अपनी तरफ से ये चीज़ फाइनल कर दी है कि वाकई में पैंगोंग जो लेक है, ठीक है, लद्दाख वाले एरिया में, बोला उसका अक्रॉस जो एरिया चाइना ने इलीगली कैप्चर कर रखा है 1962 वॉर के बाद से, बोला वहाँ पर 2 ब्रिज बनाए हैं। तो पैंगोंग जो लेक है उसके बारे में एक बार हम देखते हैं मैप। ये आपके सामने स्क्रीन पे मैप है, आप देख सकते हो। ये वो वाला एरिया है जो हमारे पास है, ठीक है, ये वाला जिसमें जम्मू कश्मीर इस तरफ है, लद्दाख ये वाला एरिया आ ही गया। इसके अलावा आप इधर देख सकते हो, ये गिलगिट बाल्टिस्तान पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है इलीगली, और इधर ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। इधर ये वाला अक्साई चिन है जो कि चाइना ने कंट्रोल कर रखा है 1962 वॉर से लेकर अभी तक। इधर ये वाला जो एरिया है दैट इज़ सक्सम वैली, जो कि पाकिस्तान ने कैप्चर किया था, बाद में गिफ्ट कर दिया था चाइना को, ठीक है। इधर आप देख सकते हो ये सियाचिन ग्लेशियर है, जो कि आप देखो एक तरफ इंडिया कंट्रोल्ड है और पाकिस्तान इसको क्लेम कर रहा है। तो इस तरीके से ये हमारे पास में है, ये वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटल फील्ड है, ओके। इसके अलावा इधर देख सकते हो, ये देखो मछली के शेप में पैंगोंग शो लेक, ठीक है ना। इसका ज़्यादातर हिस्सा इधर इस वाले एरिया में, अक्साई चिन वाले एरिया में, जो कि चाइना ने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है। इस लेक के अक्रॉस 2 ब्रिज बनाए हैं चाइना ने, ये चीज़ एक्नॉलेज कर दिया है हमारी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने, ठीक है ना। तो बस इस मैप को थोड़ा और ध्यान से देख लेना, मैं स्क्रीन को यहीं पे रोक रहा हूँ, ठीक है, पॉज करके आगे चलते हैं। नेक्स्ट इकोनॉमी पेज की बात करें
तो देखो आरबीआई से जो गवर्नमेंट को जो डिविडेंड मिलता है ना, देखो एक चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए ना कि आरबीआई पे ऑनरशिप किसकी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। अब ऑनरशिप है तो नफ़ा नुकसान जो भी होगा उसका बराबर हिस्सा जो मिलना है वो तो मिलेगा ही ना। तो गवर्नमेंट को जो भी आरबीआई ने पैसे कमाए हैं उस कमाए हुए पैसे का हिस्सा है वो गवर्नमेंट ने दिया है, जिसको आरबीआई सरप्लस ट्रांसफ़र बोलता है। आरबीआई सरप्लस ट्रांसफ़र गवर्नमेंट को भेजा गया है। कितने रुपए भेजे हैं अब की बार? 30,307 करोड़ रुपए, जो कि पिछली बार जितने भेजे थे ना, कितने भेजे थे? 99,126 करोड़। उसके कंपैरिजन में लगभग 69% कम है। इसके पीछे कारण क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले तो आरबीआई का ये सरप्लस जो गवर्नमेंट के लिए जाता है वो क्या है वो समझ में आ गई होगी, बस वही चीज़ यहाँ पे बताई हुई है कि आरबीआई सरप्लस जो होता है वो बेसिकली आरबीआई की इनकम हो जाती है खर्चे वर्चे निकालने के बाद में, ठीक है, क्योंकि आरबीआई भी तो बहुत कुछ मैनेज करता है ना, ठीक है। उन ऑपरेशन को कंडक्ट करने के बाद में जो भी खर्चा लग गया उसको हटा करके फिर जो पैसा बच गया, जो इनकम है जिसको एक्चुअल में आय बोलते हैं, उसमें से गवर्नमेंट का जो हिस्सा है वो निकाल करके दिया जाता है। और ये प्रोविज़न किस में किया हुआ है? आरबीआई का एक्ट है 1934, जिसके बेसिस पे आरबीआई एस्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। तो सेक्शन 49 जिसके अंडर में अलोकेशन ऑफ सरप्लस प्रॉफिट के बारे में दिया हुआ है, इसी के बेसिस पे जो है गवर्नमेंट को गवर्नमेंट की हिस्सेदारी मिलती है आरबीआई से, ठीक है ना। तो इसके पीछे कारण क्या क्या बताए हैं? एक तो देखो कारण ये बताया गया है कि आरबीआई ने लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए कुछ ऑपरेशन कंडक्ट किए थे, जिसमें रिवर्स रेपो विंडो जो है उसके बेसिस पे ऑपरेशन कंडक्ट किए थे। तो लगभग 6 से 7 लाख करोड़ रुपए का ऑपरेशन था वो। तो बोला लगभग 21,000 से 24,000 24,500 करोड़ रुपए तक का खर्चा आया था उसमें, ठीक है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं आरबीआई को प्रॉब्लम आती है। भाई सीधी सी बात है, मार्केट से लिक्विडिटी अब्जॉर्ब करने के लिए रिवर्स रेपो रेट अगर आरबीआई राइज करता है, आरबीआई अगर राइज करेगा तो रेपो रेट राइज करने से क्या होता है कि बैंक जो है कॉमर्शियल बैंक्स वो आरबीआई के पास आकर के पैसा सबमिट कर देते हैं कि हाँ भाई आरबीआई साहब आप पैसे रखो हमारे। अब आरबीआई को अगर ये कॉमर्शियल बैंक खुशी खुशी आके पैसा दे रहे हैं तो सीधी सी बात है पैसा डिपॉजिट हो गया हो इनका। अब इनका पैसा डिपॉजिट हुआ है तो आरबीआई यहाँ पर ब्याज देगा कि नहीं इनको, जैसे हम ब्याज लेते हैं भाई हमारे डिपॉजिट अकाउंट पे, सेविंग अकाउंट पे। तो उसी तरीके से ये जो ब्याज मिलता है ना कॉमर्शियल बैंक्स को पैसा डिपॉजिट कराने के बदले में, वो रिवर्स रेपो रेट बेसिस से होता है। तो वो लगभग खर्चा करा गया कितना, मार्केट से लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करने के लिए आरबीआई ने रेपो रेट राइज की, सॉरी रिवर्स रेपो रेट राइज की, और रिवर्स रेपो रेट के बेसिस पे बैंकों ने आरबीआई के पास पैसा डाला। पैसा कितना आया आरबीआई के पास में? 6 से 7 लाख करोड़ रुपए एक दिन में। पर इसकी कॉस्टिंग 3.5% के हिसाब से निकाल के देखो 21,000 से 24,500 करोड़ रुपए तक की हो गई। तो आरबीआई का खर्चा बढ़ा कि नहीं? इसीलिए तो गवर्नमेंट का हिस्सा कम हो गया। बस सिंपल सी कैलकुलेशन है, ज़्यादा कोई माथा पच्ची नहीं है इसमें, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो हमारा थोड़ा सा डिक्लाइन कर रहा है, 593.279 बिलियन डॉलर तक अभी चल रहा है 13 मई को, ठीक है, क्योंकि अभी आपको पता वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा चल रही है इंटरनेशनल मार्केट में, उसकी वजह से। फिर अगर बात करें तो हमारे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं जिनका नाम है यहाँ पर आप अच्छे से देख लो भाई, पूछा जा सकता है, कोई यूपीएससी में नहीं पूछा है तो दूसरे एग्जाम में काम आ जाएगा। वी अनंता नागेश्वरन, इनका ये कहना है कि एक रिस्पॉन्सिबल इकोनॉमी बनने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट की लिटिगेशन मिनिमम होनी चाहिए और एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट होना चाहिए, पब्लिक हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। इसका मतलब लॉ एंड ऑर्डर अच्छे से मेंटेन होना चाहिए, तब जा करके हम हमारी नेक्स्ट इकोनॉमिक स्टेज इकोनॉमिक 2.0 में एंटर हो पाएंगे। और इकोनॉमिक 2.0 को ही क्या बोला? रिस्पॉन्सिबल इकोनॉमी। रिस्पॉन्सिबल का मतलब क्या हो गया कि इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें कुछ गुण हैं इसलिए वो अट्रैक्ट हो रहे हैं, हमें उन गुणों को कंटिन्यू भी रखने की ज़रूरत है। बस बाकी तो यूक्रेन क्राइसिस के बारे में, इनके बारे में बता रहे हैं। मेटा आई रहा, दैट मीन्स वर्चुअल रियलिटी के ऊपर सारा काम चलेगा, वही चीज़ें बताई जा रही है, ठीक है ना। आगे चलें। वर्ल्ड पेज पे एक न्यूज़ है बस, वो ये कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने टर्की को और चाइना को एक तरीके से प्रपोजल दिया कि क्यों ना चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को ट्राईलेटरल अरेंजमेंट में कन्वर्ट कर दिया जाए। अब ये तीसरा कंट्री कौन आने की बात हो रही है? टर्की की। देखो इंडिया ने तो ऑब्जेक्शन पहले से कर रखा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जब शुरू किया था चाइना ने, तो इंडिया ने ऑब्जेक्शन पहले ही कर दिया था कि भाई आपके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की एक ब्रांच चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि हमारा जो हिस्सा है, इंटीग्रल पार्ट है, गिलगिट बाल्टिस्तान पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो कि हमारा हिस्सा है, बोलो उस हिस्से से आपका चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो पास हो रहा है, बोलो वो हमसे बिना पूछे कैसे कर सकते हो? आप हमसे बात तो करते कम से कम। तो
तो इस केस में इंडिया ने बोल दिया हमारी सॉवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली चीज़ों के साथ में हम बिल्कुल भी एग्री नहीं करेंगे। तो अब क्या है कि टर्की को वहाँ पर इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रही है, पाकिस्तान के सामने कर्जा ज़बरदस्त हो गया, ये भी डेट ट्रैप में फंसा हुआ देश है ज़बरदस्त तरीके से। बस फ़र्क इतना सही है कि ये क्या है, पहले से ही केओस में फंसा हुआ देश है, इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। श्रीलंका क्या थोड़ा सा स्टेबल रहता है, और वहाँ पर इस तरीके से इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहा है ना, तो थोड़ा सा वो दिख रहा है कि अरे यार वाकई में हमारा पड़ोसी बहुत ज़्यादा परेशान है। पाकिस्तान तो पहले से ही परेशान है, वहाँ पर तो आए दिन तो बॉम्ब ब्लास्ट होते रहते हैं, कहीं क्या कहीं क्या, तो वो इशू नहीं है, ठीक है। तो इनकी तो आदत पड़ चुकी है, इन शॉर्ट ये कहा जा सकता है, ठीक है। पर वही चीज़ है कि अपनी कहते हैं ना कि अपनी जगह को बचाए रखने के लिए टर्की जैसे दोस्त को ला करके बिठाना चाहते हैं चाइना के साथ में, जिससे कि कम से कम बैलेंस तो कर देगा कि हाँ जी चलो ठीक है, मारो मत, गरीब है थोड़ा सा, कोई नहीं, रिलैक्सेशन दे दो, ऐसे करके, ठीक है। डिस्कशन में यही था। थैंक यू वेरी मच।